हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्लेटो। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले प्लेटो का जीवन परिचय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इसके अलावा प्लेटो क्या थे? सुकरात के शिष्य यानी स्टूडेंट थे और अरस्तु के गुरु थे। तो पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीन दार्शनिकों की त्रय त्रय का यहाँ मतलब होता है तिगड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी ये जो गुरु और शिष्य की जो तिगड़ी थी, इन्होंने पश्चिमी जगत में दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले किया था। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा नाम भी याद रखेंगे, प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए पहली संस्था अकेडमिया की स्थापना। देखिए इनकी संस्था है, पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा से संबंधित पहली संस्था थी जिसका नाम था अकेडमी या अकेडमिया। तो इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? प्लेटो को। यानी प्लेटो ने ही पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा के लिए जो पहली संस्था थी अकेडमिया या अकेडमी, उसकी स्थापना की थी। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। यानी जो प्लेटो थे बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, इन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। अब देखिए, अब बात करते हैं प्लेटो के जीवन काल की। तो विद्वानों में क्या है, प्लेटो के जन्म काल को लेकर, जीवन काल को लेकर काफ़ी मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एथेंस में 429 या 423 BCE में हुआ था और उनके पिता का नाम एरिस्टोक्लीज था। देखिए इनके पिता का क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज, ये याद रखेंगे। प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। तो देखिए, और ज़्यादातर जो विद्वान है वो किस बात को लेकर सहमत है? वो बताते हैं कि प्लेटो का जो जीवन काल था वो 428 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये याद रखेंगे, प्लेटो का जीवन काल। प्लेटो का जीवन काल कब का है? 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। अब देखिए, प्लेटो यहाँ पर कविता को लेकर कुछ बात कहते हैं, कविता की वो आलोचना करते हैं, यानी पोइट्री के बारे में वो कुछ कहते हैं। तो क्या था उनका मत? उसका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है। क्या है वो? जगत की अनुकृति है। जगत स्वयं अनुकृति है, अतः जो कविता है वो सत्य से दोगुनी दूर है। वह भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। तो इस बात को कहकर कविता को क्या कहते हैं कि ये भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को क्या बनाती है? कुमार्गी बनाती है। तो इस बात को कहकर जो प्लेटो है वो कविता की आलोचना करते हैं। अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कोटेशन है, इसे हम सभी याद रखेंगे। अब आगे हैं, सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का हृदय लोकतंत्र से भर गया था। अतः अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना करने लगा जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा होता हो। देखिए सभी जानते हैं कि जब सुकरात की मृत्यु हो गई थी तो उस समय प्लेटो को उस चीज़ से बहुत ही आघात लगा था। उनका हृदय जो है पूरी तरह से भर गया था दर्द से। तो उन्होंने बाद में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी, ऐसे शासन तंत्र की कल्पना की थी जो एक तो लोकतंत्र हो उसमें, और उसका संचालन किसके द्वारा हो? श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा, नैतिक व्यक्तियों के द्वारा उसका संचालन हो। तो ये था प्लेटो का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। तो जानते हैं, यह प्लेटो की मुख्य समस्या रही और इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना की, जिसका उपशीर्षक क्या था? कंसर्निंग जस्टिस, या न्याय से संबंधित था। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। कौन सी थी? द रिपब्लिक। और उसका उपशीर्षक यानी सबटाइटल था कंसर्निंग जस्टिस, या न्याय से संबंधित। आगे है, रिपब्लिक में उसकी न्याय की खोज के दो रूप हो जाते हैं। देखिए रिपब्लिक में वो न्याय के बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं, कुछ खोज करते हैं, तो उसके दो रूप हो जाते हैं। क्या क्या है? पहला रूप उसका व्यक्तिगत न्याय। देखिए यहाँ पे वो न्याय को दो रूपों में बताता है, एक तो व्यक्तिगत न्याय होता है, एक सामाजिक न्याय होता है। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। और दूसरा रूप क्या है? सामाजिक न्याय का। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। इस प्रसंग में प्लेटो ने आलोचक व दार्शनिक दोनों के ही रूपों में कार्य किया है। यानी ये यहाँ पे एक आलोचक के रूप में भी कार्य करते हैं और एक दार्शनिक के रूप में भी वो कार्य करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती विचारों के, न्याय संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए उसने न्याय के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी उनसे पहले
जो भी न्याय के सिद्धांत चल रहे थे, जो भी न्याय के बारे में बातें चल रही थी, उन्होंने काट दिया, उनकी आलोचना की और अपने कुछ न्याय से संबंधित जो है सिद्धांत उसमें बनाए, न्याय से संबंधित कुछ बातें उन्होंने बनाई। आगे है न्याय ग्रीक भाषा में प्रयुक्त डिकासोयोन से मिलता है, जिसका अर्थ न्याय शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। देखिए, न्याय ग्रीक भाषा में एक शब्द है डिकायोसून, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, न्याय शब्द से कहीं अधिक व्यापक है, जिसका अर्थ डिकायोसून का अर्थ होता है न्यायोचित नीति परायणता। इसलिए पहले देखते हैं क्या है डिकायोसून का अर्थ, न्यायोचित नीति परायणता। इसलिए प्लेटो की न्याय की धारणा को वैधानिक या अदालती न्यायिक नहीं माना जाता है। यानी प्लेटो जो न्याय की धारणा देते हैं, जो भी अवधारणा देते हैं, वो कैसी है, वैधानिक या अदालती न्याय नहीं है, जो कि हमें अदालतों में कोर्ट में जाकर मिलता है, वो न्याय नहीं है। और ना ही इसे अधिकार और दायित्वों के क्षेत्र में लिया जाता है। यह कानून की सीमा के अंदर नहीं आती, यह वस्तुतः सामाजिक नीति शास्त्र से संबंधित है। यानी जो प्लेटो का न्याय है वो किससे संबंधित है, सामाजिक नीति शास्त्र से। उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो। क्या है न्याय, जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, यानी टेकर के लिए भी और गिवर के लिए भी, दोनों के लिए वो अच्छा हो। इसके साथ साथ जो मित्र हैं उनके साथ साथ शत्रु के लिए भी वो अच्छा हो। यानी न्याय के बारे में वो सभी के, वो कहते हैं कि वो सभी के लिए इक्वल हो, सभी के लिए अच्छा हो, वो टेकर के लिए भी और गिवर के लिए भी, इसके साथ साथ में जो हमारे फ्रेंड हैं उनके लिए भी और एनिमीज हैं उन सभी के लिए वो बराबर हो, इक्वल हो, अच्छा हो। तो प्लेटो यहाँ पे न्याय के बारे में ये कहते हैं। आगे है प्लेटो ने थ्रेसिमेकस की न्याय की उस परिवर्तन धारणा को भी अस्वीकृत कर दिया जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। देखिए, उनसे पहले कौन थे, थ्रेसिमेकस थे। इन्होंने बताया था कि उन्होंने इस धारणा पे बात की थी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी शक्तिशाली के ही पक्ष में न्याय होता है। तो इन्होंने, प्लेटो ने इस बात का खंडन किया। वह थ्रेसिमेकस से यहाँ तक सहमत था कि चूंकि शासक शासन की कला को जानता है इसलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। यानी कुछ चीज़ों के लिए तो वो थ्रेसिमेकस से सहमत था, जैसे कि थ्रेसिमेकस का कहना था कि जो शासक हैं वो शासन की कला को अच्छे से जानता है, इसलिए जो शक्तियां हैं, जो पावर है उसके हाथ में होनी चाहिए। किंतु इस बात को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं, वो नकारते हैं कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। वो कहते हैं कि शासन अपने हित के लिए नहीं, शासक अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए शासन करता है। आगे हैं, प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता, ठीक है। कृषक पैदा की हुई अपनी सारी फसल को नहीं खाता, यानी जो किसान है वो फसल उगाता है उसे वह खुद नहीं उसका उपभोग करता, खुद नहीं खाता। उसी प्रकार शासक भी वही सारे नियम नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। प्लेटो थ्रेसिमेकस की इस बात से सहमत था कि न्याय एक कला है। देखिए, थ्रेसिमेकस भी कहते हैं कि न्याय एक कला है और प्लेटो भी इस बात से सहमत थे कि हाँ बिल्कुल, जो न्याय है, जस्टिस है, वो क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। और जो इस कला को नहीं जानता वही कलाकार है, कोई और नहीं, ठीक है। जो इस कला को जानता वो क्या है, कलाकार है और कोई नहीं। फिर भी न्याय का एक और सिद्धांत है जिसका दो भाइयों ग्लूकॉन और एडिमेटस द्वारा समर्थन किया गया है। एक और सिद्धांत है, ठीक है, दो भाई थे ग्लूकॉन और एडिमेटस, इनके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। क्या था उनका सिद्धांत, न्याय का एक परंपरागत सिद्धांत है और इसका समर्थन सुकरात ने भी किया है। ग्लूकॉन का कहना है कि न्याय कमजोर के हित में है, यानी कमजोर का जो भी हित करे, गरीबों का जो भी हित करे वही न्याय है। यह थ्रेसिमेकस के मत के विपरीत था जिसके अनुसार न्याय शक्तिशाली के हित में है। तो थ्रेसिमेकस का क्या मत था, वो कहते थे थ्रेसिमेकस कि न्याय क्या है, शक्तिशाली के हित में है, जबकि ग्लूकॉन और एडिमेटस जो दोनों भाई थे ये कहते थे कि न्याय कमजोर के हित में है और यह कृत्रिम है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है, यही से बनाया जाता है क्योंकि यह प्रथा और परंपराओं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लूकॉन और एडिमेटस हैं, ये दोनों भाई कहते हैं कि न्याय क्या है, कमजोर के हित में है और यह कैसा है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रथाओं के और परंपराओं से बना है, उत्पन्न हुआ है।
ग्लोकॉन कहता है कि व्यक्ति अन्याय स्वतंत्रता पूर्वक और बिना बाधा के नहीं सहते। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अन्याय जो है कोई गलत चीज़ सहते हैं तो वो बिना बाधा के नहीं सहते, लेकिन कमज़ोर यह देख कर कि जितना अन्याय वह दूसरों के साथ कर सकता है उससे ज़्यादा उसे सहना पड़ता है, क्योंकि दूसरों के साथ मिलकर ना अन्याय करने और ना अन्याय सहने का एक समझौता करता है और उस समझौते के अनुसरण में वह नियम बनाता है। यानी कुछ लोग आपस में मिलकर समझौता करते हैं कि ना वो दूसरे के खिलाफ अन्याय करेंगे और ना ही खुद वो अन्याय सहेंगे। ठीक है, और उस समझौते के अनुसरण में वह क्या बनाता है, कुछ नियम यानी रूल्स बनाता है, जो बनने के बाद उनकी क्रियाओं के लिए मानक होते, यानी ये मापदंड बन जाते, नियम बन जाते हैं कि इससे ज़्यादा कोई भी ना सहेगा और ना जो है किसी के प्रति वो अन्याय करेगा, और न्याय के लिए नियम संहिता। ठीक है, तो ग्लोकॉन का ये कहना है। अब आगे प्लेटो के ग्लोकॉन के सिद्धांत की कमियों को समझा। जो ग्लोकॉन ने ये सिद्धांत दिया था न्याय का, इसकी कमियों को समझा, इसलिए उसने न्याय का ग्लोकॉन की इसके कृत्रिम और परंपराओं व प्रथाओं से उत्पन्न होने की धारणा के विरुद्ध प्राकृतिक और सर्वव्यापी रूप में इसका वर्णन किया। देखिए, जहाँ पे ग्लोकॉन बताते हैं कि न्याय क्या है, न्याय को वो कृत्रिम बताते हैं, आर्टिफिशियल बताते हैं, कि वो कहते हैं कि जो न्याय है वो कैसे है, परंपराओं से और जो भी रूढ़ियाँ चल रही हैं उनसे बनकर उत्पन्न हुआ है, ना कि ये प्राकृतिक है। जबकि इसके विपरीत प्लेटो को कहना है कि जो न्याय है वो क्या है, कृत्रिम नहीं है, बल्कि वो क्या है, प्राकृतिक और सर्वव्यापी है, वो प्रकृति द्वारा हमें मिला है और सर्वव्यापी है। आगे प्लेटो ने सिफाइलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लोकॉन, एंडीमेंटस तथा सुकरात जैसे पात्रों के बीच चर्चा के उपरांत जो न्याय का अपना सिद्धांत विकसित किया वह निम्नलिखित है। अब सभी की चर्चा करने के बाद में अब आगे प्लेटो का क्या सिद्धांत है, क्या है उसके मूल बातें, वो जानते हैं। न्याय और कुछ नहीं, बस यह सिद्धांत है कि व्यक्ति को केवल वही कार्य करने चाहिए जिसके लिए वह प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है। देखिए यहाँ पे प्लेटो अपना सिद्धांत देते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है। प्रकृति ने मनुष्य को 3 शासकों के अधीन रखा है। 3 शासक हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, इच्छा यानी डिजायर या तृष्णा, आगे भावना या मनोवेग यानी इमोशंस, और इसके बाद में तीसरी क्या है, ज्ञान या बुद्धि यानी नॉलेज। ठीक है, तो 3 चीज़ें, इच्छा, भावना या और ज्ञान। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इन तीनों के अधीन होता है। आगे इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में है। तो इच्छा का स्थान कहाँ पे बताते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगने की उम्मीद है। ठीक है, तो इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में बताया किसने, प्लेटो ने। भावना का स्थान कहाँ है, मनुष्य के हृदय में, ठीक है, हार्ट में है। इसके अलावा ज्ञान का कहाँ है स्थान, वो मस्तिष्क में बताते हैं। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे। देखिए, इच्छा का स्थान प्लेटो मनुष्य की कमर में बताते हैं, भावना का स्थान मनुष्य के हृदय में बताया गया, और ज्ञान का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क यानी माइंड में, दिमाग में बताया गया है। वैसे ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु किसी मनुष्य में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी और की। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में इच्छा ज़्यादा हो, भावनाएं कम हो, या फिर किसी में ज्ञान ज़्यादा हो और भावनाएं जो है कम हो, इच्छा कम हो। तो इस तरह से प्लेटो बताते हैं कि हो सकता है किसी मनुष्य में किसी ज्ञान का किसी भी गुण का प्रधानता हो, किसी भी गुण की प्रधानता और उसमें किसी भी ज्ञान की कमी हो। हालांकि ये होते सभी में है, जितने भी मनुष्य हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा हो सकते हैं और किसी में कम। इस आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, प्लेटो क्या है, समाज को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है। देखिए, जो व्यक्ति इच्छा और तृष्णा होती है जिनके अंदर, वो उद्योग व व्यापार को तत्पर रहते हैं। जिनमें भावना की प्रधानता होती है, वे सैनिक या योद्धा का व्यवसाय अपनाते हैं, और जो ज्ञान से संपन्न होते हैं वो दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पे प्लेटो ने क्या समाज को 3 भागों में विभाजित किया है, यानी जिसमें इच्छा और तृष्णा है वो उद्योग या व्यापार करेंगे, जिसमें भावना है वो क्या बनेंगे, फीलिंग्स है जिसके अंदर, वो क्या बनेंगे, सैनिक या योद्धा का वो काम करेंगे, और जिनके पास में बहुत सारी नॉलेज है, ज्ञान है, वो क्या करेंगे, वो दार्शनिक के रूप में कार्य करेंगे। यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के लिए उपयुक्त सद्गुण निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये प्लेटो के इस सिद्धांत की उचित रूप से व्याख्या करते हैं
कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है, प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए बनाया उसे वही काम करना चाहिए। यही समाज के हित में भी है और व्यक्ति के स्वयं के भी हित में है। आगे हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, प्लेटो की शिक्षा की योजना, एजुकेशन प्लान। तो बड़ा ही फेमस है ये, देखते हैं क्या है शिक्षा की योजना। तो प्लेटो की रिपब्लिक केवल सरकार के संबंध में लिखी हुई एक पुस्तक नहीं है, जैसा कि रूसो कहते हैं यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है। देखिए रूसो कहते हैं रिपब्लिक के बारे में कि जो इनका रिपब्लिक है, प्लेटो का रिपब्लिक है, यह शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है, उसके सारे दर्शन का सार। जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, प्राचीन यूनानी समाज में सुधार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक लाना है। ठीक है, तो इनका क्या था, प्राचीन यूनान में यूनानी जो समाज था उसमें सभी प्रकार का सुधार लाना था, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, इसके अलावा वो नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। अब आगे है रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और तत्पश्चात एक आदर्श राज्य में उसकी स्थापना करना था। तो महत्वपूर्ण चीज़ यही है इसमें कि रिपब्लिक का क्या उद्देश्य था, वो न्याय का पता लगाना, न्याय को ढूंढना था कि आखिर में न्याय है क्या। इसके बाद में जब न्याय का पता चल जाएगा तो उसमें एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। यानी जो जो प्लेटो ने शिक्षा नीति बनाई थी, अपना एजुकेशन प्लान बनाया था, वो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया था। एक आदर्श राज्य की जो उनके लक्ष्य था उसकी प्राप्ति के लिए ही ये बनाया गया था। प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। क्या थी सामाजिक शिक्षा? सामाजिक न्याय का एक साधन थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्लेटो के लिए शिक्षा सभी परेशान करने वाले प्रश्नों का समाधान थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्लेटो की शिक्षा क्या थी? जितने भी उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, जितने भी डाउट्स आ रहे थे, जितने भी प्रश्न आ रहे थे, उन सभी का समाधान कर रही थी। शिक्षा, जैसा कि क्लाउस्टिट हमें बताता है, नैतिक सुधारों के लिए एक साधन थी। ठीक है, ये एक विद्वान है क्लाउस्टिट, ये बताते हैं कि शिक्षा नैतिक सुधारों के लिए एक साधन है। अब आगे हैं प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत बुराई को उसके उद्गम पर ही छूने का प्रयास है। ठीक है, यानी क्या था इनका सिद्धांत शिक्षा का? ये कहते हैं कि जो बुराई है वो उसका उद्गम ही ना हो, उसी से पहले वो खत्म हो जाए। यह एक मानसिक रोग है। क्या है? बुराई। मानसिक रोग का एक मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। यानी जो बुराई है उसका शिक्षा के द्वारा इलाज किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। बारकर एक बहुत ही फेमस विद्वान है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। प्लेटो के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की है। ठीक है, तो ये कुछ कहते हैं प्लेटो की शिक्षा के बारे में। तो ये कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना आत्मा को उसी वातावरण में ले आती है जो उसकी प्रगति में प्रत्येक स्तर पर उसके लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अब आगे हैं प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गुरु सुकरात का अनुसरण करते हुए प्लेटो का इस सिद्धांत में विश्वास था कि सद्गुण ही ज्ञान है। देखिए नेट में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट में। ठीक है, तो प्लेटो भी अपने गुरु, कौन थे उनके गुरु? सुकरात के इसी बात का अनुसरण करते, इसी बात को मानते हैं कि जो शिक्षा है, जो सद्गुण है वही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज नॉलेज। और लोगों को सद्गुणी बनाने के लिए उसने शिक्षा को एक बहुत शक्तिशाली साधन बनाया। ठीक है, तो प्लेटो शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं और बताते हैं कि लोगों को अगर हम सद्गुण से परिपूर्ण करना है लोगों को, तो उन्हें शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। और क्या है? शिक्षा एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली साधन है जो कि लोगों के अंदर नैतिकता, सामाजिकता, ये सारे के सारे गुण लेके आएगी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और बहुत ही व्यवहारिक हो जाती है। हालांकि प्लेटो को एक दार्शनिक कहा जाता था, राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को देखें, उनके शिक्षा के विचार को देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें जो ना उनकी व्यवहारिकता का भी पता चलता है। आगे है प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। देखिए शिक्षा क्या है? प्लेटो के अनुसार मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। लेकिन आज क्या? आज की शिक्षा पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई है। आज कहाँ पे वो चरित्र का निर्माण कर रही है? तो केवल व्यवसाय पर ही रह गई, सिर्फ पैसे कमाने पर वो आधारित हो गई है।
और इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है। बार्कर प्लेटो की तरफ से बोलते हुए कहता है कि शिक्षा सामाजिक नीति परायणता का एक रास्ता है, यानी किस तरह से शिक्षा जो है समाज के लिए नीति परायणता बनाएगी, उसका एक रास्ता है, ना कि सामाजिक सफलता का। यह सच्चाई तक पहुंचने का एक रास्ता है। देखिए बार्कर कहते हैं किसकी तरफ से, प्लेटो की तरफ से बोलते हैं, शिक्षा के बारे में बताते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने का क्या है, एक मार्ग, एक रास्ता है। अब आगे हैं, प्लेटो कहता है कि शिक्षा समाज में सभी वर्गों के लिए आवश्यक थी। यहाँ पर प्लेटो का कहना है कि जो शिक्षा है वो समाज में सभी वर्गों के लिए जरूरी थी, लेकिन यह विशेष रूप से उनके लिए जरूरी थी जो लोगों को शासित करते हैं, यानी शासक वर्ग के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल है, ठीक है, जो राजा लोग हैं। अब आगे, प्लेटो अपनी शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चलता है। कौन कौन से? स्वतः तो प्रेरित और क्रियाशील होने के कारण शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती है, उसमें अविकसित अच्छाइयों को दिखाती है। अब दूसरा है, शिक्षा अध्ययनरत नवयुवक के चरित्र को तलाशती है। यह अंधे को आँख तो नहीं देती, लेकिन अस्त्रों वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। देखिए ये कहते हैं कि जो शिक्षा है यह नवयुवक के चरित्र को तलाशती, उसे निखारती है। यह अंधे को आँख नहीं दे सकती, लेकिन अस्त्रों वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। यह आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है और मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। आगे क्या कहते हैं प्लेटो, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य को अपनी शक्तियों को दिशा देने में सहायता करती है। तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं प्लेटो, प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य की अपनी शक्तियों को दिशा देने में सहायता करती है, यानी व्यक्ति भटक ना जाए अपने रास्ते से, तो उसे सही दिशा देने का काम कौन करती है? शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। इसके अलावा जो मध्यम स्तर की शिक्षा है वो व्यक्ति को अपनी आसपास की स्थितियों को समझने में सहायता करती है, और उच्च शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा की तैयारी, उसे निश्चित करने और उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायता करती है। तो इस तरह से प्लेटो शिक्षा के जो तीनों स्तर है, प्रारंभिक, मध्यम और उच्च, इन तीनों के बारे में अलग अलग कार्य बताते हैं। अब आगे हैं, शिक्षा व्यक्ति को उसके जीविका उपार्जन में तथा अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को जीविका उपार्जन, यानी उसकी जीविका कमाने में, धन कमाने में, ठीक है, और व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करती है, हेल्प करती है। आगे क्या कहते हैं, प्लेटो शिक्षा को एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं बनाना चाहता, यानी एक सिर्फ व्यवसाय का ही काम नहीं बनाना चाहता। सेबाइन के अनुसार प्लेटो चाहता था कि शिक्षा अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वतः साधन उपलब्ध कराए, यह देखिए कि नागरिकों को वास्तव में यह प्रशिक्षण मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और वह निश्चित करे कि दी जाने वाली शिक्षा राज्य के कल्याण एवं सामंजस्य के लिए संगत हो। प्लेटो की शिक्षा की योजना पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का प्रभाव था, यानी जो प्लेटो की शिक्षा की योजना थी, प्लान ऑफ एजुकेशन था, उस पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों का स्पष्ट रूप से प्रभाव था। सेबाइन लिखते हैं यहाँ पर कि इसकी स्पार्टा जैसी वास्तु की विशिष्टता थी। शिक्षा का केवल नागरिक संबंधी प्रशिक्षण को समर्पित होना, किंतु इसकी विषय वस्तु बिल्कुल एथेंस जैसी थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से क्या था? नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना था। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया था, यानी उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, उसका जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे? शरीर के प्रशिक्षण के लिए व्यायाम संबंधी और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत। तो शरीर के लिए, शरीर का जो प्रशिक्षण होता था उसके लिए व्यायाम संबंधी जो शिक्षा थी, पाठ्यक्रम था इनके इस तरह से, और जो हमारा दिमागी प्रशिक्षण था, मस्तिष्क का जो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी, उसके लिए संगीत को आवश्यक बताते थे। प्रारंभिक शिक्षा समाज के 3 वर्गों को दी जाती थी। जो तीनों वर्ग थे कौन कौन से थे? सैनिक वर्ग था, इसके अलावा व्यावसायिक वर्ग था, और क्या था? दार्शनिक वर्ग। इन तीनों को बताते थे प्लेटो कि तीनों को दी जानी चाहिए जो प्रारंभिक शिक्षा है। किंतु 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उच्च शिक्षा के लिए चयन होता था वे लोग थे कौन थे? जिन्हें संरक्षक वर्ग में
20 से 35 वर्ष की आयु के बीच उच्च पदों पर कार्य करना होता था। इसके बाद में संरक्षक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते? सहायक तथा शासक दोनों आते। सहायक और शासक, यानी शासक की जो सहायता करेंगे उसके शासक कार्यों में, शासन कार्यों में वो क्या होंगे? सहायक होंगे। और इन दोनों को ये बाद में जो शिक्षा दी जाएगी 20 से 35 वर्ष की आयु में दी जाएगी। इन दोनों वर्गों को व्यायाम तथा संगीत संबंधी शिक्षा अधिक दी जाती थी। व्यायाम संबंधी शिक्षा सहायक वर्ग को दी जाती थी तथा संगीत संबंधी शिक्षा शासक वर्ग को दी जाती थी। यानी जो व्यायाम से संबंधित शिक्षा वो किसको दी जाती थी? सहायक वर्ग को, और संगीत की शिक्षा शासक वर्ग को। इन दोनों वर्गों को उच्च शिक्षा व्यावसायिक उद्देश्य से दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? इसका क्या था? व्यावसायिक उद्देश्य था। उनकी पाठ्य सामग्री के लिए प्लेटो ने केवल वैज्ञानिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र को ही चुना था। पाठ्य सामग्री में क्या क्या चुना था इसने? प्लेटो ने गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र। ठीक है, अब आगे हैं दोनों वर्गों द्वारा अपना अपना काम शुरू करने से पहले प्लेटो ने उनके लिए लगभग 50 वर्ष की आयु तक के लिए शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया, जो अधिकतम प्रायोगिक शिक्षा थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो दोनों वर्ग हो गए, सहायक वर्ग और क्या? शासक वर्ग, दोनों को लगभग 50 वर्ष तक की आयु तक जो है उन्हें शिक्षित किया जाएगा। और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष देखते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? देखिए, सबसे पहले थी उसकी जो शिक्षा की योजना थी वो संरक्षक वर्ग के लिए थी। किसकी थी? संरक्षक वर्ग के लिए। उसने उत्पादक वर्गों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित थी। इसका उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास था। यह 3 चरणों से मिलकर बनी थी। 3 चरण थे इनकी शिक्षा की योजना के। कौन कौन से थे? पहला चरण जो था वो था 6 से 18 वर्ष की आयु में शिक्षा दी जाएगी। दूसरा चरण था 18 से 35 वर्ष की आयु में, और कहीं कहीं पे 20 से 35 वर्ष भी लिखा हुआ। और आगे जो प्रायोगिक शिक्षा वो थी 35 से 50 वर्ष की आयु तक। और जो 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा पूर्ण करके इसमें सफल हो जाता था वो ही दार्शनिक राजा बनता था। आगे इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक राज्य कौशल सिखाना, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना तथा उत्पादकों को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन कौशल सिखाना था। अंततः इसके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन लाने का प्रयास किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या उद्देश्य था उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी। क्या था? शासकों के लिए प्रशासन संबंधी वो राज कौशल सिखाना चाहते थे। जो सैनिक थे उनको सैन्य कौशल यानी युद्ध से संबंधित जानकारी, युद्ध कौशल सिखाना चाहते थे। और जो उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा थी उसके लिए क्या करना चाहते थे? वो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वो उनका कौशल बढ़ाना चाहते थे। प्लेटो की शिक्षा योजना गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग को अनदेखा किया गया था। यह अपने स्वरूप में सीमित थी तथा अपने विस्तार में प्रतिबंधात्मक थी क्योंकि इसमें गणित तथा साहित्य की उपेक्षा पर अधिक बल दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं प्लेटो का संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी अवधारणा है। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को यानी शासक वर्ग और सहायक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की थी। ठीक है, जो संरक्षक वर्ग था और शासक वर्ग, ठीक है, तो इनको भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए, बुराइयों से दूर करने के लिए इनके लिए विशेष जीवन पद्धति की एक व्यवस्था की गई थी जिसे संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद कहा गया था। तो प्लेटो का कहना था कि न्याय तभी लाया जा सकता है यदि संरक्षक संपत्ति ना रखे, यानी जो राजा हैं और समाज में जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर संपत्ति ना रखें और पत्नियां, परिवार भी वो ना रखे, क्योंकि संपत्ति एक प्रकार की भूख का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जब व्यक्ति के पास में संपत्ति आएगी वो और भी ज़्यादा उसे बढ़ाने की उसके अंदर इच्छा आएगी। और संपत्ति को ना रखना परिवारों के साम्यवाद की मांग करता है। यानी वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं होगी तो परिवार भी नहीं होगा और इससे क्या है, भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। जैसा कि बारका प्लेटो के लिए लिखता है, संरक्षकों के बीच पारिवारिक जीवन को समाप्त करना। देखिए वो क्या करते हैं, प्लेटो बारकर लिखते हैं प्लेटो के लिए कि प्लेटो क्या चाहता था, जो संरक्षक वर्ग है उनके बीच पारिवारिक जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। इस प्रकार
उनके जो निजी संपत्ति है उसका त्याग करने के लिए आवश्यक उपसिद्धांत है। क्या था? संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। अब आगे प्लेटो का आदर्श राज्य, तो ये था, अभी हमने देखा था क्या था, संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, जिसके बारे में प्लेटो कहते हैं कि जो संरक्षक वर्ग है, शासक वर्ग है, सहायक वर्ग है, इनको जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इनको अपनी जो फैमिली है वो नहीं इनकी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि वो जो है अपने लिए काम करेंगे, अपने परिवार के लिए काम करेंगे, ना कि समाज के लिए। अब हम देखते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो प्लेटो के काल में क्या था? हाँ, प्लेटो के काल में यूनान में राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, बहुत ही जो है राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की कल्पना कर उसे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। यानी प्लेटो बताते हैं कि किस तरह का शासन होना चाहिए, किस तरह का राजा होना चाहिए। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा की है। यानी उन्होंने बता तो दिया कि इस तरह का होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ सपनों में खोए रहते थे। इन्होंने जो सपनों की दुनिया की बात की, ना कि रियलिटी की। यह भी प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की थी। यानी उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक रूप से अराजकता फैली हुई थी, उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए क्या है, प्लेटो ने आदर्श राज्य और आदर्श राजा की कल्पना की। अपने देश में व्याप्त तत्कालीन दोषों को देखकर ही उनको दूर करने के लिए उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की, और वह राजनीति से दर्शन की ओर उन्मुख हुआ। उसने राज्य के लिए आवश्यक समझा कि शासन का अधिकार केवल ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए, जिन्हें अच्छे या शुभ का विस्तृत ज्ञान हो। यानी उन्होंने ये कहा कि जो राजा है, जो राज्य में शासन करेगा, शासक वर्ग है, वो बहुत ही मतलब ज्ञानी होना चाहिए, उसे अच्छे और बुरे के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वो दार्शनिक, एक तरीके से दार्शनिक होना चाहिए। अब आगे हैं राज्य और व्यक्ति का संबंध क्या हुआ, वो प्लेटो के अनुसार देखते हैं। प्लेटो का मानना है कि राज्य अंततः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है, ठीक है। तो मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप क्या है, स्वरूप क्या है? राज्य। अर्थात आत्मा चेतना अपने पूर्ण रूप से जब वह बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। देखिए एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो प्लेटो थे वो मनुष्य को राज्य का संक्षिप्त रूप मानते थे और राज्य को व्यक्ति का विस्तृत रूप मानते थे, ठीक है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। यानी जैसे किसी राज्य में, किसी देश में व्यक्ति होंगे, वैसा ही वो राज्य होगा, वैसा ही वो देश होगा। व्यक्ति की संस्था है उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। उदाहरण के लिए राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं। यानी जैसा व्यक्ति चाहते हैं कि हाँ इस तरह के कानून हो चाहिए, वैसे ही राज्य में भी लागू हो जाते हैं। न्याय उनके विचार से ही उद्भूत होता है। ये विचार ही विधि संहिताओं, यानी जो विधि का निर्माण करते, कानून बनाते हैं, और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं, ठीक है। प्लेटो ने यह बतलाया कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं। देखिए प्लेटो यहाँ पे मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व, 3 गुण बताते हैं। कौन से? विवेक, उत्साह और क्षुधा, ठीक है। विवेक, उत्साह और क्षुधा। क्षुधा तत्व के कारण व्यक्ति में राग, द्वेष, वासना आदि उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा विवेक के बारे में क्या बताते हैं? विवेक अथवा बुद्धि तत्व के कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझना वो चाहता है। इसके अलावा उत्साह क्या था? उत्साह वो उसके कुछ करने की, कुछ नया करने की भावना होती है। तो इस तरह से वो तीनों जो तत्व थे उनके बारे में विस्तृत वर्णन करता है। अब आगे हैं इन दोनों तत्वों के बीच में, हाँ यहाँ पे क्या है, दोनों का तो उसने वर्णन कर दिया। जो क्षुधा तत्व उसके बारे में बताते हुए व्यक्ति में राग, द्वेष और वासना उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति की बुद्धि होती है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है? वो ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और उसके द्वारा वो अपने आसपास के वातावरण को, जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, उसको समझना चाहता है। इन दोनों तत्वों के बीच में साहस,
अथवा उत्साह का तत्व भी है। देखिए दोनों के बीच में क्या है, उत्साह भी है, स्पिरिट भी है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना इसी से उत्पन्न होती है, यानी महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं और वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने लगता है। ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, साहस के द्वारा या फिर उत्साह के द्वारा। प्लेटो ने इसे बुद्धि या विवेक का सहगामी